वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी ब्राह्मी खाकर बैठी हूँ ताकि कुछ भूल ना जाऊं। क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेशन यानी कि गुरु का उच्च का होना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इतनी सारी चीजें गुरु के उच्च के होने की वजह से हो सकती हैं कि अगर मैं एक दो चीजें भूल गई तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल गुरु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में पॉसिबिलिटीज को बहुत बढ़ा देता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि जुपिटर प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज। उस वीडियो को मैं नीचे कमेंट में लिंक कर दूंगी, जाके उसे जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी गुरु के इम्पैक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। खैर, बाकी सारी बातें तो हम बाद में कर सकते हैं। आज हम फिलहाल इस बात पर फोकस करते हैं कि गुरु का एग्जॉल्टेशन हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, बहुत डिटेल में होने वाला है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी फ्रूटफुल राइड। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गुरु उच्च के होते कब हैं। गुरु उच्च के तब होते हैं जब वो चले जाते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि सामान्य रूप से या नैसर्गिक रूप से चौथे घर की राशि होती है और इसे कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब इसके लॉर्ड बनते हैं तो इस राशि में इंट्यूशन को बहुत बढ़ा देते हैं, इमोशंस को बहुत बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ हमारा जो सबकॉन्शियस है उसको लेकर भी वो हमको बहुत ज्यादा अवेयर करते हैं। वो हमसे बताते हैं कि देखो, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन चीजों पर ध्यान दो, ये तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और अब जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी खराब भी होती हैं, एंड एवरीबडी हैज अ मिक्स ऑफ बोथ। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि भैया मैं तो अच्छा ही हूँ, मुझ में तो सब अच्छा ही है। नॉट एग्जैक्टली, हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, हमारे अंदर कुछ इश्यूज भी होते हैं, या फिर हम चाहे अनचाहे लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को ब्लैक एंड व्हाइट यूनिडायमेंशनल नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जब गुरु यहाँ पर आ जाते हैं यानी कि कर्क राशि में आ जाते हैं, ऐसे में वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी छुपा हुआ है उसको बहुत प्रोमिनेंटली सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से लोगों की अच्छी बुरी साइड्स एक साथ दिख जाना, अगर आपके साथ ऐसा हो तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लोगों को छोड़िए, हम कहते हैं ना, तेरा सही चेहरा दिख गया, नॉट रियली, आपको भी अपना दिख जाएगा। और अगर आप अपना चेहरा देखने में सक्षम नहीं है तो फिर दूसरों का चेहरा देखने का भी आपको कोई अधिकार है नहीं वैसे, बिकॉज यू कांट जज देम इफ यू कांट जज योरसेल्फ। तो गुरु जब इस स्थिति में आएंगे तो आपके सबकॉन्शियस के अंदर जितने भी छुपे हुए इमोशंस होंगे वो सारे बाहर निकल कर आएंगे। हो सकता है आपको शौक हो दुनिया को ये बताने का कि भाई मैं तो बड़ी संतात्मा हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। लेकिन अब जब गुरु यहाँ एग्जॉल्टेशन में पहुंच गए हैं तो फिर आपके अंदर के जितने भी उमड़ घुमड़ करते हुए नॉट सो प्लेजेंट थॉट्स हैं वो भी थोड़ा बाहर आने लगेंगे। एंड यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि आप उनको हैंडल कर सके। ये सारी बातें बोलकर आप लोग समझ सकते हैं, अवेयरनेस इसकी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, उसके बिना ये सब हो पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। और गुरु वो होना चाहिए जिसको खुद को इस बारे में जानकारी हो, खुद को इस बारे में ज्ञान हो। अदरवाइज इट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? आई विल नॉट गो टू अ 15-year-old टू सीक देयर एडवाइस। तो आपको देखना चाहिए कि कौन आपसे ज्यादा जानता है, कौन आपसे ज्यादा सक्षम है, कौन आपसे ज्यादा अवेयर है। और जेन्युइनली जिन लोगों को गुरु मिल जाते हैं वो बहुत लकी होते हैं। और ये बात मैं इस वर्ष की शुरुआत से कह रही हूँ कि गुरु ढूंढ लो, गुरु की खोज करो, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओ, क्योंकि ये वर्ष भी गुरु का ही वर्ष है और ओवरऑल गुरु ही इसको कंट्रोल करेंगे। सो यू शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गुरु के एग्जॉल्टेशन की ये स्थिति जून से लेकर अक्टूबर तक बनी रहेगी। इसकी वजह से हम लोग को अच्छा खासा फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर या ज्यादा रिजल्ट्स अगर आए तो उसमें अगेन कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यू विल सी द मोस्ट ऑफ इट। अगर आप लोग की कुंडली में चौथे घर में गुरु एग्जॉल्टेड है यानी आपका लग्न मेष है तो फिर आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गुरु केंद्र के घरों में है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th, और एग्जॉल्टेशन में है, इन दैट केस आप लोगों के लिए हंस महापुरुष योग भी बनेगा। इस योग के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में, और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगी उससे मैं सभी 12 राशियों के ऊपर इम्पैक्ट बताऊंगी। तो वहां पर जाकर भी आप इसके इम्प्लीकेशंस को समझ सकते हैं। एक्सॉल्टेशन का अगर हम सामान्य अर्थ समझे तो ये वो स्थिति होती है जहां पे अ प्लैनेट बिकम्स ऑलमोस्ट टू मच, यानी कि उसकी जो भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं उस प्लैनेट के साथ वो कुछ ज्यादा हो जाती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं। और इस एक्स्ट्रा होने की वजह से कई बार अच्छे और कई बार थोड़े खराब रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं।
तो कुंडली में कोई प्लैनेट उच्च का है, इसका मतलब नाचना गाना नहीं शुरू कर देना। इट कैन ऑल्सो ब्रिंग द वर्स्ट ऑफ अ फ्यू रिजल्ट्स, और उसको लेकर हमको थोड़ा सावधान होना चाहिए। तो गुरु के उच्च की स्थिति की वजह से हमको भी कुछ बहुत अच्छे और थोड़े से खराब, थोड़े से अनप्लेजेंट इस तरीके के चीजें देखने को मिलेंगी। उनमें से सबसे पहला तो ये है कि वेदर इज गोइंग टू बी वेरी इरेटिक दिस ईयर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस वर्ष आपको मौसम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, कुछ भी होगा। आज बहुत गर्मी हो रही है, कल एकदम बारिश हो गई, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, फिर परसों फिर से बहुत उमस हो रही है, फिर उसके एक दिन बाद फिर से बारिश हो गई, और उसके बाद ऐसा धूप चमक रहा है जैसे कभी बारिश हुई नहीं होगी। इसकी वजह से आप लोगों को लेथार्जिक ज्यादा फील होगा, आपका शरीर जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज रिमेंबर, हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इस शरीर को प्रेशर फील होता है, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये शरीर महसूस कर सकता है और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। टेम्परेचर हमारा शरीर महसूस कर सकता है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो जब तेजी से टेम्परेचर ऊपर नीचे कुछ भी होगा, तो उसकी वजह से सर्टेनली हम लोगों को समस्या ज्यादा होगी। आप में से जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी उच्च है या नीच का आपका रक्तचाप है, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे समय में तो हेल्दी इंडिविजुअल्स भी लेथार्जिक हो सकते हैं। तो जिन लोगों को बीपी की समस्या है, उनके लिए तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पास रखें, साथ ही साथ कुछ मीठा, कोई टॉफी वगैरह अपने पास रखें, सो दैट वो जो आपको महसूस हो रहा है, दैट लेथार्जी आपको महसूस हो रही है, उसको मैनेज किया जा सके। नींद बहुत ज्यादा आएगी, यू गोइंग टू वांट टू स्लीप अ लॉट, एंड एक तरीके सुषुप्ति अवस्था में जाने का बड़ा मन करेगा। तो अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। हालांकि यही चीज फिर मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है कि मेडिटेशन में भी हम एक तरीके से सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो एक तरफ शरीर परेशान सा रहेगा, दूसरी तरफ मेडिटेशन के लिए भी अच्छा समय है। तो अब यहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं। इसीलिए बेस्ट टाइम क्या है कि सुबह सुबह मेडिटेट किया करो, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के लिए थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा रहे। और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी दिनचर्या को ऐसे शिफ्ट कर सके कि आप सुबह के 8 बजे तक यू आर डन विद मोस्ट ऑफ योर थिंग्स, क्योंकि दोपहरें बड़ी ऑड होने वाली हैं, अजीब होने वाली हैं, एंड इसकी वजह से हमारे शरीर पे नुकसान हो जाए उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और अगर बीपी के मरीज आपके घर में है, हार्ट पेशेंट्स आपके घर में है, उनका तो प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपको अगर ये समस्याएं हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। कीप योर सेल्फ इन a temperature controlled space is going to help you out। इस समय पर आपका जो रियल सेल्फ है वो बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमारे मन के अंदर तरह तरह की भावनाएं होती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10-20 हजार थॉट्स तो हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं एक साथ हमारे दिमाग में। उनमें से ज्यादातर थॉट्स का तो हमको पता ही नहीं होता। कारण यह है कि अगेन हमारा शरीर हमारे एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो उस इंटरैक्शन की वजह से उसके दिमाग में तरह तरह की चीजें जो है वो आती रहती हैं। अब देखिए, अगर आपका रूम कंप्लीटली बिखरा हुआ है, कोई भी चीज कहीं पर भी रखी हुई है, एक चीज लाल है उसके नीचे एक चीज पीली है, कैसे भी बिखरी हुई है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका दिमाग खराब होगा, आपको चिड़चिड़ाहट, आपको इरिटेशन होगी। क्यों? बिकॉज कॉन्शियसली आप सोच रहे हो कि चल यार कुछ नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियसली वो चीज दिमाग में जा रही होती है। मैंने किंडर्ड स्पिरिट्स में, अथीना में, इतनी सारी मीटअप्स में मैंने ये बात इतनी डिटेल में समझाई है कि यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा मन एट एनी गिवन मोमेंट बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा होता है हमारे आसपास की दुनिया से। सो यू कैन नॉट जस्ट गेट अप एंड से कि ओह डिडंट वर्क आउट फॉर मी, या मेरा तो कमरा बिखरा रहता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सो बी केयरफुल। तो हमारे मन के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, अब ये बाहर आने लगेंगी। तो कई बार हमें कुछ चीजें पसंद नहीं आती, हमको इरिटेशन होती है, दुख होता है, यू नेम इट। अब वो सारी की सारी चीजें भी उछल उछल कर बाहर आना शुरू कर देंगी। देन एज आई सेड, जिन इमोशंस को आप सप्रेस करते हैं, जिनको आप दबा के रखते हैं कि भैया इनको तो नहीं बाहर निकलने देना, वो तो अब ज्यादा निकलेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके दिमाग में जो कॉमन इमोशन है वो कौन सा है? आर यू समबडी जो बाहर बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन मन ही मन बहुत गुस्सा है, या बहुत कुड़न है, बहुत जलन है? आप नहीं छुपा पाओगे, इट्स गोइंग टू कम टू द सर्फेस। बहुत लंबे समय तक ये चीज को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी भावनाएं मन के अंदर हैं, ये एग्जॉल्टेड जुपिटर बूम, सब कुछ बाहर। सो यू कांट इवन कंट्रोल इट। कई बार तो ऐसी भावनाएं होंगी जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि ये हैं। यू मे लाइक वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, यू मे हेट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। तो ये बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा, और जब आएगा तो आपको अपने आप से ही बड़ी हैरानगी होगी। सो आई
वुड सजेस्ट कि बहुत सारे लोग जो हैं अब वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू हो जाएंगे, अपने पे ध्यान देंगे। जो लोग अवेयर हैं, जो लोग स्पिरिचुअली एनहांस्ड हैं, वो फिर उनके लिए अंदर झांकना भी बहुत आसान है, अपने मन के अंदर जो ईश्वर छुपा है उस तक पहुंचना भी आसान है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, उन सामान्य लोगों के लिए भी अपने अंदर झांकना कि भाई मैं हूं कौन, ये कहाँ से इमोशन आ रहे हैं मेरे सामने इतने, इसको भी टटोलना बड़ा जरूरी है। एंड एज आई सेड वंस अगेन, अकेले अक्सर हम ये सब नहीं कर पाते। सो इफ यू हैव समबडी जो कि इन गांठों को हमारे लिए खोल सके तो हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए इफ यू कैन गेट अ गाइड, दैट इज अ लॉट बेटर देन स्पेंडिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेज इन untying whatever is going on in your head. Now, बहुत सारे लोगों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। ये लोग कौन कौन होंगे? अगर आपकी राशि या लग्न एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, कर्क है या फिर तुला है, इन दैट केस आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे जुपिटर के एक्सॉल्टेशन से मिलने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तब भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, रिगार्डलेस कि आपका लग्न या आपकी राशि कौन सी है। अगर आप लोगों की राशि मीन है, इन दैट केस भी आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी तो धनु को भी मिलने वाली है, लेकिन उनको थोड़ा सा इशू के बाद, थोड़ा सा ड्रामे के बाद मिलेंगी। सो यहाँ पर भी होगा। अगर नवमांश तक में आपका जुपिटर उच्च का है या फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों का लग्न नवमांश में या फिर आपके लग्न चार्ट में वो कर्क है या फिर आप लोगों की राशि ही कर्क है, इन दैट केस भी आप लोगों को बहुत अच्छा इस समय पर महसूस होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि जो कर्क राशि वाले या लग्न वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने जीवन में से बहुत लोगों को खोना पड़ेगा या बहुत लोगों को डिलिबरेटली हटाना भी पड़ेगा। अगर आप लोग ये सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, तो जुपिटर आपके सामने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं। जिन लोगों की जुपिटर की दशाएं या भुक्तियां चल रही हैं और गुरु उनके लिए मारक प्लैनेट नहीं है या फिर उनके पहले, पांचवें या नवे घर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों को भी जुपिटर की वजह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आएंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। मेहनत आप कितनी कर रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ सेकेंडरी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी दिशा कौन सी है और क्या आपको उस दिशा में या क्या आपको अपनी दिशा में एडजस्टमेंट्स करने हैं या नहीं करने, पहले वो डिसाइड करेंगे, फिर उसके अनुसार मेहनत करेंगे तो रिजल्ट फिर हमारा अच्छा आ जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अब बहुत सारे लोगों के मन में पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने का ख्याल आएगा ना। जस्ट बिकॉज ख्याल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके लिए है या आप किसी खास लेवल पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पहुंच सकते हैं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच मानिए हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। हमारे जन्म जो हैं वो अलग अलग रीजन से होते हैं, राइट? वी आर बोर्न बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। कुछ लोगों का जन्म केवल भोग पाने के लिए होता है, कुछ लोगों का जन्म काम करने के लिए होता है, कुछ लोगों का जन्म परिवार का ख्याल रखने के लिए होता है, कुछ लोगों का जन्म दूसरों को राह दिखाने के लिए होता है। सो एवरी लाइफ हैज अ डिफरेंट पर्पस। इसलिए हम किसी एक स्टिक से, किसी एक मापदंड से हर किसी को नाप नहीं सकते हैं। सही मनुष्य वो होता है जो कि अपने आप के साथ ईमानदार रहता है और उसके साथ साथ ही वो काम कर रहा होता है जो उसके लिए सही होता है, यानी कि उसके लाइफ पर्पस के साथ जो मैच कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता, उसको कभी कोई मुसीबत नहीं होती। आई मेक अ वीडियो अबाउट दैट ऑल्सो, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें। तो स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल म्यूजिक, स्पिरिचुअल लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, ये सब बहुत बढ़ सकता है। खासतौर पे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें तो ये और ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि अच्छी बात है। हमारे क्षेत्रीय कस्टम्स में भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, अगेन वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अब ट्रैवल करना चाहेंगे, तीर्थ यात्राओं पे जाना चाहेंगे, अलग अलग मंदिरों में घूमना चाहेंगे, अलग अलग गुरुओं के बारे में जानना और पढ़ना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, करना चाहिए, लेकिन आप रिमेंबर अलाइन उसी के साथ होंगे जो आपके जैसा होगा, क्योंकि हर किसी की बात भी हमको समझ में नहीं आती है। कई बार हम कहते हैं कि कोई खास गुरुजी हैं, चलो उनसे जाके मिलते हैं या उनका लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हर किसी का नहीं समझ में आता, हर किसी की बात हमको बैठती नहीं है। जितने भी संत रहे हैं, जितने महात्मा रहे, जितने भी गुरु रहे, वो सब एक ही बात बोलते थे, लेकिन हर किसी का एंगल, हर किसी का तरीका अलग अलग होता था। और स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए या उस राह पर आगे बढ़ने के लिए भी हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है।
इसलिए आप सब लोगों को एक आंख से नहीं देख सकते, सब लोगों को आप एक चश्मे से ये नहीं देख सकते, सब भेड़ों को एक ही लाठी से हाँक नहीं सकते। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कैसी स्पिरिचुअलिटी, किस तरह से आप उन्हें पाएंगे, क्या गुरुओं के थ्रू आना है या किसी खास देवी देवता के थ्रू आना है या सेवा के थ्रू आना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या, उसको समझिए। साधना में भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा। कई सारे लोग वैदिक तरह की साधनाओं में जाएंगे, मंत्र जाप वगैरह में जाएंगे। कई सारे लोग तांत्रिक साधनाओं की तरफ आकर्षित होंगे। आप जो चाहें वो आप चुन सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो आपकी कुंडली के साथ और आप जो हैं उसके साथ अलाइन करता हो। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो फिर आप मेहनत कितनी भी कीजिए, वो चीज इतनी फलदायी साबित होती नहीं है। इसीलिए बी मोर विजिलेंट, बी मोर अवेयर एंड बी मोर केयरफुल। अब सभी चीजें तो अच्छी नहीं हो सकती। एक खराब चीज यहाँ होने वाली है, दैट बहुत सारे लोगों के जो ईगोज है ना, दे आर गोइंग टू फ्लेयर अप लाइक एनीथिंग। बुरी तरीके से उनका ईगो आपको दुनिया के सामने आता हुआ दिख जाएगा। बहुत सारे लोग जो अनअवेयर लोग हैं, थॉटफुल नहीं है, विचारशील नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर की जो मैं है वो इतनी बुरी तरह से सामने आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भैया ये क्या हो रहा है, राइट? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। सो दिस विल हैपन। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो अपने ईगोज को सप्रेस करके बैठे हुए थे, मान लो परिवार की खातिर आपने कुछ नहीं बोला या रिश्तों की खातिर आपने कुछ नहीं बोला, किसी और का बुरा ना हो जाए इस खातिर आपने कुछ नहीं बोला, अब हो नहीं रहा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब आप बोलोगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि हमारे इमोशंस बहुत लंबे समय तक अंदर दबा के नहीं रख सकते, दे आर गोइंग टू कम टू द सर्फेस। तो ऐसे में इवन द ईगो पार्ट विल कम टू द सर्फेस। अब हर किसी चीज को अहंकार कह देना रावण जैसा, वो भी ठीक नहीं होता है। और मेरे विचार से ये ठीक है कि लोग अपने ईगो के साथ और अपने इमोशंस के साथ ईमानदार रहें। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो नहीं पसंद, राइट? क्यों फिर सबका दिमाग खराब करना? आपको क्या लगता है कौन सी बहू अच्छी होगी? वो जो साफ साफ कह दे कि भाई मैं नौकरी करती हूँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए, मैं 5-7 लोगों के लिए हर रोज खाना नहीं बना सकती, तो और उसके इज्जत पूरी करे बट अपना स्पेस मांगे, वो बहू आपके लिए ज्यादा अच्छी है? या फिर वो बहू अच्छी है कि जो पूरा दिन सबके लिए खटती रहे और उसके बाद आपके पूरे परिवार में कांड करे, इससे लड़े उससे झगड़े और टॉक्सिक माहौल बन के रहे? आपको क्या पसंद है? आप उस हिसाब से अपना काम कीजिए। मेरे ख्याल से तो जो पहला ऑप्शन है वो बेहतर है कि भाई हर किसी को अपना स्पेस मिल जाए और परिवार में शांति और अच्छे संबंध सबके बने रहें। खैर ये चीज तो अच्छी होगी, लेकिन नेगेटिव ईगो फ्लेयर अप लोगों का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रावण वाला अहंकार तो फिर बहुत लोगों में नजर आ सकता है। अब इन लोगों की खासियत क्या होगी? दैट दे विल एक्ट वेरी एंटाइटल्ड। ऐसा बिहेव करेंगे जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास घूमती है। तो जिसको आजकल हम कहते हैं ना मेन कैरेक्टर एनर्जी, वो बहुत सारे लोगों में बढ़ने वाली है। और अगर आप लोग रिटेल में जॉब करते हैं तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा नजर आएगा। खास तौर पे अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, ओ माय गॉड, आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। आपके आगे बहुत सारे लोग आ सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज रकस। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जरा जरा सी बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लोग आके आपका दिमाग खाएं, आपका 1-2 घंटा दिन का वेस्ट कर दें। सो दिस इज हाउ थिंग्स माइट वर्क आउट एट द एंड ऑफ द डे। सो ईगोस फ्लेयर अप होंगे, कुछ के लिए पॉजिटिवली होगा थोड़ा, कुछ के लिए नेगेटिवली होगा। लेकिन अगर आप लोग अवेयर हैं, विचारशील हैं, थॉटफुल हैं, इन दैट केस आप लोग अपने ईगो को तुरंत पहचान जाएंगे कि वो कहाँ पर फ्लेयर अप हो रहा है और फिर उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अगेन बहू का एग्जाम्पल लेते हैं। बहू बार बार इरिटेट हो जाती है। रात को थक हार कर जब वो ऑफिस का काम खत्म करती है, उसके बाद वो खाना बनाती है, शी गेट्स रियली इरिटेटेड। फिर अपने सास से झगड़ा करेगी, छोटी छोटी बातों पे सबका नुक्स निकालेगी, पति से झगड़ा करेगी। तो अगर ये बहू जो है वो अवेयर है तो उसको मालूम चल जाएगा कि व्हाट, आई एम ओवरवर्क्ड, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मैं परेशान होती हूँ, बिकॉज मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। तो अगर वो इस चीज को समझेगी तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकती है। अगर नहीं समझेगी तो फिर वो और झगड़ेगी, और ज्यादा झगड़े करवाएगी, और ज्यादा लोगों को कुछ 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 सुनाएगी। तो अगेन इट कैन वर्क बोथ वेज, डिपेंड्स ऑन कि आपके मन के अंदर क्या छुपा हुआ है। देन वेलफेयर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है। कुछ सालों पहले, आई थिंक 2020 के आसपास शायद, या 2019 में जब मैंने चैनल शुरू किया था, उस समय पर मैंने आप लोगों से कहा था दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लॉस्ट डेकेड। इस पूरा जो 10 वर्ष है, यानी 20s है जो हमारे 2020s, वहां पे थिंग्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली टॉपसी टर्वी। पूरा जो क्या कहते हैं ना, निजाम बदल जाएगा हर चीज के होने का। वो आपने 2020 के बाद जब से शनि गए कैप्रिकॉर्न राशि में, वो होते हुए देख भी लिया होगा। एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। हमारी दुनिया पहले जैसी रही नहीं, इवन दो एवरीथिंग फील्स द सेम, इट इज स्टिल वेरी डिफरेंट। अब इस दुनिया में समस्या ये हो रही है
that there is a very strong need for a welfare government. आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सुना होगा। तो मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर यूनिवर्सल बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब सरकारों से ज्यादा मदद की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बड़ा तबका ऐसे होने वाला है जो कि कंप्लीटली सरकारों पर निर्भर रहे, और जब सरकारों पर इतना बड़ा तबका निर्भर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि टैक्स बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आने वाले समय में आपको टैक्स बर्डन बढ़ता हुआ दिखे, आप लोग बहुत परेशान हो जाए उसकी वजह से, तो उसमें अगेन इट वोंट बी सरप्राइजिंग। सो दिस बर्डन इज गोइंग टू इंक्रीज। आम आदमी की कमर टूटने ही वाली है। तो एक तरफ से आम आदमी की जेब से पैसा बहुत ज्यादा जाएगा और उसके बदले में उसे छुटपुट बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज उन बेनिफिट्स के मुकाबले उन बेनिफिट्स के बिना उसका चलेगा नहीं। सो मोर पीपल आर गोइंग टू कम अंडर द परव्यू ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट्स। आने वाले कुछ वर्षों में ज्यादातर लोगों को नौकरी से समस्या होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो है या आई डोंट नो पेंशन्स, इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो वी आर गोइंग टू बी मोर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट देन एवर, और ये चीज इनोवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। सो अगर मैं कहूं दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नैनी स्टेट्स, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में इंटरफेयर करने वाली है, हमको बताने वाली है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एंड उसका रिसेंट आप लोगों ने देख भी लिया होगा, एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में होने वाला है। गवर्नमेंट्स का इंटरफेरेंस इन पीपल्स लाइफ, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। हर चीज के लिए एक डिक्टेट कि ये ठीक है ये करो, वो ठीक नहीं है वो करो। तो नैनी स्टेट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो सकता है, खासतौर पे ऐसी जगहों पे या ऐसे देशों में जिनकी राशि या लग्न कर्क है, वहां पर ही कुछ ज्यादा ही देखने को मिल सकता है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर टैक्सेस। अब देखिए, पूरा चीज को अगर आप आपस में कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब एक और चीज बढ़ने वाली है, नीड फॉर कंफर्ट एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पुरानी चीजों को लेकर हमारा जो एक प्रेम होता है या लगाव होता है पुरानी चीजों से। अब जैसे अलादीन देखती थी मैं बचपन में टीवी पे, तो मेरे पास एक टी शर्ट भी थी लाइट ब्लू कलर की जिसमें अलादीन बना हुआ था। तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया, ओ हम देखा करते थे। या मैं पावर पफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, किड्स नेक्स्ट डोर, स्वैट कैट्स और पता नहीं क्या क्या। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ कार्टून्स, आई स्टिल डू। तो मैं ये सब देखा करती थी। तो अभी क्या है, एक नेचुरल नॉस्टैल्जिया उसकी तरफ, एक नेचुरल प्रेम उसकी तरफ कि यार काश वो दिन वापस आ जाते, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आकर कहे कि ओ आप पावर पफ गर्ल्स देखती थी तो चलो हम पावर पफ गर्ल्स की मूवी बनाते हैं और हम इंडिया की या हॉलीवुड की 3 बेस्ट एक्ट्रेसेस को कास्ट करते हैं। नहीं, मुझे उन्हें नहीं देखना, बिकॉज दे आर न्यू। मुझे अपने पावर पफ गर्ल्स के रीरन्स देखने हैं, मुझे मिस्टर बीन देखना है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द ईयर्स गॉन बाय। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो पास्ट के इनोसेंस है या हमारा जो पास्ट का एक एक्सपीरियंस है जहां हम बहुत अच्छा महसूस करते थे, हम उसको दोबारा से रीलिव करने की कोशिश करेंगे। चिप एंड डेल देखेंगे, स्क्रूज मैकडक को देखेंगे, यानी डकटेल्स वगैरह देखेंगे। तो ये इट्स गोइंग टू एनहांस लाइक एनीथिंग। इसी वजह से जो पुरानी आईपीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिल्में हों, चाहे कार्टून्स हों, चाहे कुछ और हों, उनको देखने का ज्यादा मन करने लगेगा। मैं तो अभी से मन कर रहा है कि मैं कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखूं, दिलीप कुमार की या देवानंद की। क्यों पता नहीं, बट द माइंड इज सर्चिंग फॉर कंफर्ट। नए जमाने की मूवीज में बहुत तेज कलर आते हैं, आंखें थक जाती हैं। पुरानी मूवीज में इतना नहीं होता। सो यू कैन जस्ट लुक एट देम, आराम से गाना चल रहा है 6-7 मिनट का, आप पूरा गाना देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर अचानक से कुमार सानू और उदित नारायण और अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अगर अचानक से ये लोग फिर से सरफेस पे आ जाएं और सडनली द होल वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी अबाउट देम, उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और हम पागलों की तरह वहां खड़े होके घूंघट के अड़ वाला गाना सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं उनके साथ, तो अगेन इट वोंट बी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ओल्ड आईपीज, ओल्ड जो भी हमारा लिटरेचर है, जो भी हमने चीजें प्रोड्यूस की हैं, दोज आर गोइंग टू कम बैक टू द सर्फेस। आपने कभी कोई टॉफियां खाई हो, यू आर गोइंग टू रिमेंबर देम। आपने कभी कोई ड्रिंक पी हो, यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट। सो बेसिकली हम अपने पास्ट में उस जगह पर वापस जाना चाहते हैं जहां से हमें कंफर्ट मिलता हो, जहां से हमको अच्छा लगता हो। यू नो व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज, लाइक आई एम loving bread and butter toasts and jam.
I loved them. I used to have a lot of them when I was a kid. So अब in fact उस जमाने में टीनेज में it may not have been the best choice for breakfast, but it was very comfortable. So you go back to it. You want to have Maggie because you want to go back to it. It's connected to your childhood. In fact, I won't be surprised कि अगर एक दो दिन में मैं बोहेमिया और योयो हनी सिंह की पूरी प्लेलिस्ट निकाल के start listening to it, because again you go back to what is comfortable. आपके साथ भी होगा, तैयार रहिए. Now more marriages and more kids. पिछली बारी मैंने ये बात बोली थी. आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे थोड़ा ना होता है, मैरिज इज नॉट फॉर एवरीबडी. एब्सोल्युटली, मैरिज इज नॉट फॉर एवरीबडी. कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए शादी, बट द नंबर ऑफ पीपल जिनको शादी नहीं करनी चाहिए ना, इट्स लाइक टाइनी, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल शुड नॉट गेट मैरिड, क्योंकि या तो उनकी कुंडलियां ही महान होती हैं या फिर उन लोगों के जीवन में कुछ और करना लिखा हुआ होता है. सो मैरिज एंड चिल्ड्रन आर नॉट एग्जैक्टली द राइट चॉइस फॉर देम. वो चाहे तो उसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बट इवन इन द केस ऑफ दीज पीपल, having a partner is still a lot better option. तो जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोग जिनकी शादी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, जिनको बिल्कुल ही कोई पार्टनर नहीं चाहिए, the number is so small and so minuscule that you'll be like, it's not necessary. You have to think about the scale. आप ये कह सकते हो कि हाँ मुझे नहीं करनी, because आपका स्केल आप खुद हैं, लेकिन हमारा स्केल पूरी दुनिया है, और इस दुनिया में it is always better to have a partner. It is always better to have a family of your own. इसीलिए ये जो भावनाएं हैं जो पिछले वर्ष से उमड़ घुमड़ कर रही थी, लेकिन फिर रेट्रोग्रेशन हो गया था, ये इस बार और ज्यादा बढ़ जाएंगी. और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ऐसे लोग जिनकी हो ही नहीं रही है उनकी भी हो जाएगी. तो इस बार भी वही कह रही हूँ कि जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होने वाला है, जिसकी नहीं भी हो रही थी, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही थी, जिसका कहीं काम बन भी नहीं रहा था, उस व्यक्ति को भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. हालांकि शादी एक ऐसा मामला है जहां पर कुंडली मिलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदगी में कहीं कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, कहीं आप चेक कराओ ना कराओ, शादी के टाइम पे तो यू मस्ट डेफिनेटली गेट योर कुंडली चेक. और आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, किस तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब हम उसको अवॉइड करते हैं तो फिर वो एनर्जी आके हमारे जीवन में तकलीफ क्रिएट करती है ना. सो किसी को देखा, दो चार बातें की, बस प्यार हो गया, शादी कर ली. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. एंड आई कांट इवन टेल यू द नंबर ऑफ पीपल जो कई कई वर्ष साथ में रहे, फिर शादी की तो रियलाइज हुआ कि अरे हम तो कंपैटिबल ही नहीं है. ऐसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो शादी को लेकर एक गलत नजरिया, एक खराब नजरिया बनाकर चलने की कोई जरूरत नहीं है. रिगार्डलेस ऑफ योर एज, अगर आप लोग अडल्ट हैं, 20s में है, 30s में है, 40s, 50s, 60s, कहीं पर भी हैं, और आपको लगता है कि आपके जीवन में एक पार्टनर होना चाहिए, गो अहेड, फाइंड समबडी फॉर योरसेल्फ. जरूर मिल जाएंगे और जल्दी ही आप लोगों के जीवन में कोई आ जाएगा. मना नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, और किसी बुलावे में नहीं पड़ते. गो फाइंड योरसेल्फ अ पार्टनर. ओके, अ लॉट ऑफ अस विल गो बैक टू आवर रूट्स. हमें से ज्यादातर लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना चाहेंगे. इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो भी क्षेत्रीय भाषा है हम उसको बोलना चाहेंगे, या रीलें अगर देख रहे हैं तो उन्हीं भाषाओं में देखना चाहेंगे. राइट. तो अगर आप क्या कहते हैं, मगही हैं, तो आप हिंदी की रील देखोगे, इंग्लिश की रील देखोगे, और मगही रील भी देखोगे. चाहे वो जोक आपने 1000 बार पहले भी सुना हुआ हो, लेकिन अब वो मगही रील है तो वो जोक अपनी भाषा में सुनने में कुछ ज्यादा मजा आएगा. तो ये सब चीजें भी होंगी. हमारा जो लोक संगीत है उसकी तरफ बहुत ध्यान जाएगा. तो अगर आप लोग लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र जो भी हैं, अगर आप उनके लिए काम करते हैं, इस तरह की आप साधना कर रहे हैं संगीत में, तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है अपने आप को सामने लेकर आने का. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, क्षेत्रीय भाषाओं की रील्स, क्षेत्रीय भाषाओं के यूट्यूब चैनल्स, दे आर गोइंग टू एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग. एंड एट द सेम टाइम ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एंड दिस इज द स्लाइटली बैड न्यूज. इसलिए मैं कह रही हूँ शादी कर लो, सो दैट यू कैन बी सेट टुगेदर. एनीवे, ले ऑफ बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और इसकी वजह से नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारे भविष्य बर्बाद हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है. अब ये तकलीफ किन लोगों को ज्यादा हो सकती है? अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उनका जो लाइफ पर्पस है उसके साथ अलाइड नहीं है, उनका ले ऑफ होने के चांसेस हमेशा ही ज्यादा होते हैं. अगर आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड है तो फिर कोई टेंशन नहीं है. जैसे कि अब एआई आ गया है. एआई आपके लिए संगीत बना सकता है, या आपके लिए कंटेंट लिख सकता है, आपके लिए वीडियो बना सकता है. बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी ये करना शुरू कर भी दिया है, और आने वाले वक्त में ये ले ऑफ बढ़ते ही चले जाएंगे. लेकिन जो व्यक्ति अलाइंड है अपने पर्पस के साथ, उसको समस्या नहीं होगी. सो लेट्स अज्यूम कि आप म्यूजिशियन हैं, राइट. अब एआई आ गया है, वो आपके लिए म्यूजिक भी बना सकता है. तो जो लोग म्यूजिक
कर रहे थे या जिनका पर्पस नहीं था, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टेड हो म्यूजिक में, अगर वो उनका पर्पस नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा और उसकी वजह से उनको वो छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल लॉक्ड इन है, अगर आजकल की भाषा बोलें तो, या जो बिल्कुल अपने पर्पस के साथ अलाइंड है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसी चीज दुनिया के सामने लेकर आ रहा है जो कि रिपीट नहीं की जा सकती, जिसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इस तरह की चीज हमारे सामने आएगी। इसीलिए हमको क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट अलाइन विद आवर कुंडलीज एंड देन वी हैव टू स्ट्राइव टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर वी आर डूइंग। तब हमको शायद इतना नुकसान ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र मत करना। अगर आपके साथ कुछ होता भी है, अगर कोई अनचाही घटना इस तरह की आपके साथ होती भी है, तो याद रखना, यू विल ऑलवेज हैव टाइम टू कोर्स करेक्ट। तो एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक कर लेना, और अगर आप अपनी जड़ों की तरफ लौट सकते हो तो जरूर लौटना। बहुत सारे लोग गांव जाएंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे और इनोवेटिवली खेती बाड़ी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई उनको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, ये इंडस्ट्री मेरे बस की नहीं है, फालतू है, ऐसी ही है, चलो गांव में चलते हैं। मेरे जो पिताजी थे, दादाजी थे, वो गाय पाला करते थे, तो मैं भी करके देखूं। आप भी करेंगे, आप उसमें इनोवेटिव काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ऐसे में आपको भी, हमारे देश को भी ओवरऑल बहुत फायदा होता है, बिकॉज वी बिकम एन इनोवेटिव कंट्री ओवरऑल, है ना। तो इस तरह की चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। मुद्दा यह है कि बस डायरेक्शन हमारा सही रहे। बाकी जो लोग मान लीजिए मंगल ग्रह पर भी चले गए हों अगर इंडियंस, तो उनका घर का दाल भात याद आएगा। तो अगर दाल भात का कंजम्पशन बढ़ जाए, अरहर की दाल जो है उसका अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, तो वोंट बी सरप्राइजिंग अगेन। हम एक वाटर क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब इस बारे में जितनी बात की जाए उतना ही ऑड लगने लगता है, बट यकीन कीजिए इस साल पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। इवन दो हमारा जो वेदर है वो बहुत इराटिक रहेगा, और कहीं कहीं पर तो बहुत ज्यादा पानी आ सकता है। कई जगह ऐसे भी हो सकती है तो सालों से जहां सूखा पड़ा हो वहां बादल बरस जाए और बहुत ज्यादा बरसे, ऐसा बहुत हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीने का साफ पानी है उसकी साफ साफ किल्लत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहना है, पानी को बचाकर चलना है। अपने इन रिसोर्सेस को जितना हद तक हो सके प्लीज मैनेज इट। घर में आपको स्टॉप वेस्टिंग वाटर, क्योंकि जितना हम साफ पानी को बर्बाद करते हैं उतना शायद हम किसी चीज को बर्बाद नहीं करते। इसीलिए पानी की बर्बादी को होने से रोकिए, कम इस्तेमाल कीजिए, सब काम अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओवर यूज अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। और अगर आप लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत पानी बहाया करते थे, यानी हमेशा से ही आप वहां पानी का नलका चल रहा है, यहाँ पे आप सब्जियों को फ्राई कर रहे हो, अगर आपका ऐसा सिस्टम रहा है हमेशा से, तो फिर इस बार आपको बहुत नुकसान हो जाएगा और आप लोगों को बहुत धन की हानि, लक्ष्मी की बहुत हानि आपको होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग अपने वाटर रिसोर्सेस का ख्याल रखते हो, यू ट्राई टू सेव वाटर, तो भी आप लोग अच्छे से इस समय पर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आई वुड बी ऑनेस्ट, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर फ्लडिंग के हालात बन सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नदी किनारे रहते हो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग एकदम लेट्स से समंदर के पास रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा तूफान वगैरह, जैसे ओडिशा है वहां पर काफी सारा तूफान आते हैं, अगर इस तरह की जगहों पे आप रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रहो, राइट, एंड बी माइंडफुल ऑफ वाटर, क्योंकि आपको उसको हमेशा नोट करते रहना कि कोई समस्या नहीं होगी। तो एज आई सेड, वेदर इज गोइंग टू बी इराटिक, वाटर इज गोइंग टू बी इराटिक, उसकी वजह से बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है और पीने के पानी की तो भयानक किल्लत हो सकती है। सो बी केयरफुल। खासतौर पे अगर आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन में बहुत पानी जाता है। सो आप जो भी आपका काम करा रहे हैं, टेल देम टू बी मोर माइंडफुल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको सेम रेट पे मिल जाए, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं और बहुत बुरी तरह से बढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल ये गलतफहमी मत पालिएगा कि ये दाम टेम्पररीली बढ़ रहे हैं, अब इट्स गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगले 5 सालों तक महंगाई बहुत ज्यादा पीक पे रहेगी, बल्कि 5 नहीं, मैं तो कहना चाहूंगी 8 सालों तक महंगाई से आपको बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला, किसी की भी सरकार हो, कुछ भी हो जाए इस देश में, बट महंगाई से हम छुटकारा नहीं पा सकते। और अगर ये देश की बात नहीं है, इट इज गोइंग टू हैपन इंटरनेशनली एज वेल। वो अलग बात है कि कई दुनिया के कुछ हिस्सों में बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होगा, दुनिया के कुछ हिस्सों में फिर भी थोड़ा कंट्रोल में होगा, लेकिन महंगाई इज गोइंग टू बी अ रियलिटी ओवरऑल। हमारे लिए स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमारा साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, कि दिक्कत कहीं भी हो मार हमको ही पड़ जाती है एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए हमको मुसीबत इस समय ज्यादा हो सकती है। केयरफुल रहिएगा चीजों को लेकर, नो मैटर हाउ मच यू आर होल्डिंग। आप इस प्राइस राइज से
ज्यादा देर तक बच नहीं सकते, बिकॉज 5 to 8 years आर गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अब यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ एक और चीज होती है जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। तो हो सकता है आपको वही 10 रुपए का पैकेट मिल रहा हो, लेकिन अब उसमें चीज कम हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए। अब यहाँ तक भी व्यक्ति सह ले, लेकिन अब क्वांटिटी कम हो रही है, साथ में क्वालिटी भी कम हो रही है। जो चीज हमें पहले मिलती थी वही सेम चीज अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर पैसा खर्च तो हो रहा है, बट क्यों खर्च हो रहा है, कितनी वैल्यू मिल रही है, और कम ही वैल्यू मिल रही है। तो दैट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। फिर दूसरी एक और चीज यहाँ पे एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, दैट इज एआई। अब देखिए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई कर लेता है, राइट? मान लो ज्योतिषी है, अब अगर आप किसी एआई एजेंट पे जाओगे और आप ज्योतिष के बारे में पूछने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ 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 बता देगा, फ्री में बता देगा। इसकी वजह से अब देखिए ट्रेंड्स क्या होंगे। ज्यादा लोग हो सकता है कि एआई एजेंट्स के पास जाएं बात करने के लिए अपनी कुंडली को लेकर। थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, उनको रियलाइज होगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज नॉट राइट, फिर वो वहां से पीछे आएंगे। ठीक वैसे ही, क्योंकि अब एआई पे ज्योतिष अवेलेबल है, इसलिए अब ज्यादा लोग सोचेंगे कि चलो हम भी इसमें अपना काम करें, हम भी सीखें। सो लर्निंग विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज नॉट राइट। तो थोड़े से समय के लिए, मेरे ख्याल से इस वर्ष तक, बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इन चीजों में। और क्योंकि वो चीज फ्री है, क्योंकि वो बड़ा एडिक्टिव है, इसलिए आप लोग उसके साथ बहुत अटैच भी हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दैट जो बिल्कुल एंट्री लेवल का काम है ज्योतिष में या किसी भी फील्ड है, वो खत्म हो जाएगा। बचेंगे कुछ एक्सपर्ट्स, एंड दीज एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव, मतलब जेन्युइनली सुपर एक्सपेंसिव। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके 1 महीने की सैलरी, नो, लाइक 3 month सैलरी, 6 month सैलरी, ईयरली सैलरी। तो होगा क्या कि भाई जो बिल्कुल सामान्य इंसान है, वो बिल्कुल सामान्य फ्री में कुछ भी छोटा मोटा मिल रहा है, उसको भी पता है कि वो चीज मेरे काम की नहीं है, बट ठीक है, कंजम्पशन कुछ तो है मेरे पास। और फिर जो बिल्कुल ही रिच इंसान है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो अफोर्ड कर सकता है, उसको फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपिनियंस मिलेंगे। यहाँ पे आके सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। एंड लेट्स नॉट ट्राई टू बी टू मॉरलिस्टिक अबाउट इट। एवरीबडी वुड नीड सम मनी, एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, some people can buy their time, they cannot be available for everybody। और यही समस्या है, इसी वजह से हम लोगों को नुकसान हो सकता है। आप अगर किसी को हार्ट की समस्या हो जाए तो वो भारत के टॉप हार्ट सर्जन के पास जाना चाहेगा ना, लेकिन वो हार्ट सर्जन जो है, क्या वो सबके लिए सुलभ है? नॉट एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली ऐसी ही स्थिति हम लोगों को अब लगभग हर जगह देखने को मिलेगी। यू वांट टू गेट अ शैम्पू, बाजार में बहुत सारे शैम्पू होंगे, बड़ी, जितना पैसा आप देते थे उससे 100-200 रुपए महंगे होंगे। आपको ले आके चलो मार्केटिंग अच्छी है तो खरीद लेते हैं, वोंट बी वेरी गुड। जो पुराना आप सनसिल्क यूज करते थे उससे ज्यादा खराब हो जाएगा। और जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी शैम्पू है मार्केट में, वो भी रहेगा, लेकिन पहुंच के एकदम बाहर रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकता है। एक्सपेंसेस आर गोइंग टू इंक्रीज ओवरऑल, और इसमें पेट्रोल विल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। अब देयर विल बी अ स्टैगरिंग शिफ्ट इन आवर कल्चर। हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो सबकॉन्शियस है उसकी लिमिट्स पिछले 10 से 15 सालों में बहुत टेस्ट हुई हैं। अब जो पूरी दुनिया है उसका सबकॉन्शियस एक खास तरफ मुड़ना चाहेगा। देखिए, काफी हद तक कंजर्वेटिज्म बढ़ेगा, काफी हद तक नेशनलिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों को रियलाइज भी हो जाएगा कि हमें इन चीजों को कहाँ पर, किस हद तक, कैसे यूज करना है। जब तक कोई चीज अपने घर पे आके नुकसान नहीं करती, तब तक लोग अक्सर उसमें इंडल्ज करते रहते हैं। जैसे ही उनके घर पे आके नुकसान होगा, दे विल स्टॉप इंडल्जिंग इन दोस थिंग्स। तो यानी कि बिल्ट इन किल स्विचेस हैं, बिल्ट इन सेफ्टी नेट्स हैं, जो हमेशा हमारे लिए काम में आएंगे। अब ज्यादातर लोग जब अपने पास्ट में जाएंगे तो उनको रियलाइज होगा कि जो प्रेजेंट है और पास्ट है उसमें खास कोई फर्क है नहीं। एंड आई ऑलवेज टेल यू दिस ना, बहुत सारे लोग बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं कि अरे हमारे बचपन में ऐसा होता, देखो अब क्या हो गया। इट्स फाइन बट नॉट ऑलवेज। तो हम लोग बचपन में खेला करते थे, दैट्स एक्चुअली बेटर देन आजकल के बच्चे जो टीवी में लगे रहते हैं या फोन्स में लगे रहते हैं। दैट्स एक्चुअली बेटर। बट हम अपने बचपन में मटके का पानी पिया करते थे, आजकल लोग आरओ का पानी पीते हैं। नो, नॉट रियली। तो इस तरह की चीज बहुत कॉमनली देखने को मिल सकती है। देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, अ मैसिव कल्चरल शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है ये थोड़ा कंजर्वेटिव होगा नेचर में, कि लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, लेट्स गो बैक टू आवर कल्चर, सो कॉल्ड। और जब हम गोइंग बैक की बात करते हैं
अक्सर हम उन चीजों को भी पास्ट से उठा के ले आते हैं जिनकी मॉडर्न सोसाइटी में जरूरत नहीं होती है. सो बी केयरफुल. आर यू गोइंग टू ओपन अ पैंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल्स? इफ यू थिंक इट माइट हैपन, जस्ट डोंट इंडल्ज इन इट. दुनिया की ज्योग्राफी चेंज होने वाली है. I don't know how to put it across because I don't like sensationalizing things. लेकिन ये जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ देश अपनी टेरिटरी में इजाफा कर लें. यानी पहले उनके पास एक बाउंड्री थी, अब उस बाउंड्री में उन्होंने एडिशन कर लिया है, कुछ और चीज को अपने में मिला लिया है, बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली. अब ये चीज कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, कुछ लोगों के लिए बुरी न्यूज है. सावधान रहना चाहिए, आंखें एकदम खुली रखनी चाहिए. और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, खासतौर पर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें वहां पर, और जो हमारा बिल्कुल सदर्न मोस्ट हिस्सा है वहां पर, इन दोनों जगहों पर थोड़ा सा सावधान हमें रहने की जरूरत है. बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि नए आइलैंड्स बना पाए, या कुछ ऐसे आइलैंड्स हों जो अनक्लेम्ड रहे हों, अब किसी देश ने उसके ऊपर अपना क्लेम रख लिया, अपनी टेरिटरी रख ली. ऐसा भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि किसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से नाउ देयर इज न्यू लैंड. तो अलग अलग तरीके से ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं दिखने में आ सकते हैं, या फिर कुछ देशों को लैंड का एक्विजिशन या इस तरह से उनको मिल सकता है. टेरिटोरियल लाइंस जो हैं दुनिया की वो बदल सकती हैं. तो दैट माइट हैपन. ये भी हो सकता है. एंड रिमेंबर, अर्थक्वेक एंड फ्लडिंग, इसके चांसेस एक्चुअली काफी ज्यादा हैं. तो ऐसे में भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो पूरा नक्शा बदल जाता है किसी भी जगह का. इट जस्ट कंप्लीटली चेंजेस. नदियों के रास्ते बदल जाते हैं, उसके भी एक्चुअली थोड़े चांसेस हैं यहाँ पे कि नदियां अपने पुराने रास्तों पे लौट के आ जाएं. दैट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी. सो थिंग्स लाइक दैट माइट हैपन, एंड इट माइट हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली. तो आप लोगों को बस सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, आंखें हमेशा अपनी खुली रखनी चाहिए, और वर्ल्ड इवेंट्स जो एक्चुअली में यूजफुल हैं उन पर ध्यान देना चाहिए. नाउ आई नो कि ये बहुत ऑड लगता है सुनने में, थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है. अच्छी चीजें भी हो रही हैं, खराब चीजें भी हो रही हैं. जो अच्छी हैं वो उतनी अच्छी नहीं लगती, जो खराब है वो बहुत ही खराब लगने लगती हैं. बट दैट्स जस्ट हाउ प्लैनेट्स फंक्शन. कोई भी प्लैनेट किसी भी स्थिति में हर चीज अच्छी लेकर नहीं आता. कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा. कुछ लोगों के लिए जो कुछ अच्छा होगा, दूसरे लोगों के लिए वही खराब हो सकता है. तो एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं. हमें देखना है कि हमारे लिए चीज सही हो. अगर आपके पास गुरु हैं तो आपको गाइड करेंगे, कोई मेंटोर है, कोई गाइड है तो आपको रास्ता दिखाएंगे. अगर वो नहीं है और आप में इंट्यूशन की शक्ति है, तो आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा देगा. रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, वो मैं आपको सुनाती हूँ. आपको इंट्यूशन के थ्रू डिसाइड करने में मदद मिलेगी. एकदम से जो दिल में बात आती है ना, वो कहना. दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार. तो अब बताइए क्या चाहिए, और उसको इंस्टेंटली जो आपके मन में आता है उसको आप एनालाइज कीजिए कि भाई मुझे तन की शक्ति चाहिए या मन की शक्ति चाहिए, मुझे वाक शक्ति चाहिए या फिर मुझे बाहुबल चाहिए. ये डिसाइड कीजिए. और आप मत डिसाइड कीजिए, अपने इंट्यूशन को डिसाइड करने दीजिए, और फिर वो आपको जिस राह पर चलने के लिए कहता है उस राह पर चलिए. ये जो समय आने वाला है उसमें मेरी आप लोगों को एक सलाह है बहुत स्ट्रांग. गट फीलिंग को इग्नोर मत करना, बिल्कुल नहीं. और ऐसा नहीं है कि लोगों को गट फीलिंग आती नहीं है, आती है, बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आप शादी करने चले, यहाँ पर काफी हो सकती हैं, दिल कह रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पर आपने अपनी गट फीलिंग को साइड रख दिया, कभी किसी के प्रेशर में, कभी किसी और वजह से वो चीज खराब हो गई. तो उस गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना. फिलहाल अगर कोई गुरु नहीं है आपका, फिलहाल अगर आप किसी ईश्वर तक में नहीं मानते, कहीं श्रद्धा नहीं आ पा रही, कहीं मन नहीं लग पा रहा, तो फिर अपने इसी गट फीलिंग को ही अपना भगवान, अपना गुरु मानकर चलो. और अगर वो कहती है कि यहाँ जाओ तो जाओ, अगर कहती है कि नहीं जाओ तो नहीं जाओ. एंड लिव योर लाइफ विद नो रिग्रेट्स. एंड लिव योर लाइफ विद नो रिग्रेट्स. जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन. क्योंकि अगर इस समय पर आप सोचोगे, रैशनलाइज करोगे, लॉजिक लगाओगे, इट्स गोइंग टू बैकफायर, इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स. आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, एंड आप इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. इट विल बी टू मच. So follow your intuition, see where it takes you, learn to take decisions, learn to take a stand, and learn to be a person you can be proud of. Okay? All right. अगले वीडियो में बात करते हैं कि इस ट्रांजिट से 12 अलग अलग राशियों पर क्या क्या असर पड़ने वाले हैं.
सी यू देयर, बाय।